अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर बैलेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक का मतलब है कि हम ये देखना है हमने कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रहे हैं और कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं। आज हम देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन अगर हम देख लें कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे। तो हमारे पास है 12 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे, तो उसके रिजल्ट में हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल सकता है। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए या एक हेक्सोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन उसकी करनी पड़ेगी। यानी 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना पड़ता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड इन फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रोबिस्को एंजाइम्स के जरिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसे रिजल्ट क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। देखें यहाँ पर अगर हम देख लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है किसके साथ, RuBP, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। RuBP से क्या चीज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट की जब रिडक्शन होती है तो यहाँ पर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर 2 एटीपी नहीं यूज होना है, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना देता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। यानी एक फॉस्फोग्लिसरेट एसिड के साथ एक एटीपी इसका एक मॉलिक्यूल और दूसरा एटीपी इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट दे देता है और खुद किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, खुद एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर यूज हो गए और थर्ड जब ये चेंज हो रहा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, जब ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर अगर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन चुके हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन चुके हैं, अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वापस उसमें कन्वर्ट होंगे, ये 3 है। यहाँ पर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हम कह रहे हैं, हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि दे रीजनरेट कर लेते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP में वापस इसकी रीजनरेशन होती है। लेकिन अगर हम इसकी बैलेंस को देख लें कि ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 कार्बन 2 3 1 2 और 3, ये 5 मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं, ये वाले और 2 यहाँ पर बना लेते हैं
ये 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ये देखें, ये 1 मॉलिक्यूल, 2, 3, 4 और 5 मॉलिक्यूल किस चीज के हैं? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के हर एक मॉलिक्यूल के साथ इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ भी एक फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ भी एक फॉस्फेट अटैच है। देखिए, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है। ये 5 मॉलिक्यूल्स इसके साथ यानी 5 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, 5 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। और यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? RUBB के 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और RUBB के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ चूंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट मींस के हर एक मॉलिक्यूल के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इन 5 मॉलिक्यूल्स जो कि 3 कार्बन्स पर कंसिस्ट कर रहे हैं, इनके साथ एक ये फॉस्फेट है, एक ये फॉस्फेट, एक ये वाला फॉस्फेट, एक ये 5 फॉस्फेट है। तो अब यहाँ पर अगर ये वाले इन राइबोलोज बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे बनेंगे, इससे रीजनरेट होंगे, विच इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। अब हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स कितने थे? फॉस्फेट ग्रुप्स, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक इसके पास आ जाएगा, एक इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ। अब ये जो इसके अपने फॉस्फेट ग्रुप है, ये तो हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप की कमी आ रही है, क्योंकि हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 कंप्लीट मॉलिक्यूल्स नहीं बन पा रहे हैं। इसको एक फॉस्फेट ग्रुप की कमी है, तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ही ये फॉस्फेट ग्रुप एक ATP यूज हो रहा है इनटू ADP में कन्वर्ट हो रहा है, और अपना फॉस्फेट ग्रुप इस पोजीशन पे इसको यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है, दे रहा है। तो इस तरीके से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए कितने ATP यूज हो रहे हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए हमारे पास 3 ATP यूज होंगे। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन या 6 कार्बन फिक्सेशन के लिए, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल कितने ATP यूज होंगे? टोटल 18 ATP यूज होंगे, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा, फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए 3, 6 के लिए कितने यूज होंगे? जाहिर बात है, सिंपल है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। नंबर ऑफ NADPH यूज्ड इन द फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने NADPH यूज होंगे? 2 NADPH यूज होते हैं। तो 2 NADP और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग जरूरी है लाइट रिएक्शन में, ताकि एक कार्बन यानी इतनी NADP बना दे, इतनी ATP बना दे कि उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो सके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड फॉर 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए? तो जाहिर बात है, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, तो उसके लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, उसकी फिक्सेशन जरूरी है। और नंबर ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमें पता है कि इसमें 3 इट इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज कितने कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है? इट इज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो इसके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज होंगे? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज होंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर मेकिंग 1 ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को स्प्लिट करके उससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ सकता है, बन सकता है। तो टोटल 12 मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे लाइट रिएक्शन के दौरान, तो उसके रिजल्ट में उससे 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स दैट बिकम्स पार्ट ऑफ वन ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में जिस तरह के उसका फार्मूला हमें पता है, एक ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12 और O6। याद रहे, ये भूलना नहीं है। इसमें जो ये हाइड्रोजन है, ये वाले, इट कम्स फ्रॉम वाटर। यही वाटर वाले हाइड्रोजन ही इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, इट कम्स फ्रॉम, ये जो ऑक्सीजन और ये कार्बन जो है, इट इज द कम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन और कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। और इसमें हाइड्रोजन कौन से वाले होते हैं, विच कम्स फ्रॉम वाटर। जो वाटर से हमें मिल रहे हैं वो हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज का हिस्सा बन जाता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर जब रिडक्शन होती है, ये इसको थोड़ा सा साफ कर लो, यहाँ पर जो रिड्यूस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब बनता है तो यहाँ पर NADPH अपने हाइड्रोजन दे देता है, क्या बना देता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना देता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इस दौरान यहां पर एक वाटर का, यहां पर वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा, इस वाटर प्रोडक्शन के अलावा ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो रही थी लाइट रिएक्शन के दौरान, जो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही थी, हाइड्रोजन और OH बना रहे थे, उनमें से भी कुछ OH और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना देते हैं। ये भी वाटर दोबारा रीजॉइन करके वाटर बना सकते हैं और बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स डार्क रिएक्शन में भी रिलीज हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन में भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम जो बन गए थे या प्रोटॉन जो बन गए थे, वो वापस दोबारा रीजॉइन करके वाटर के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब फिक्स होंगे, इट मीन्स के 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो उसके रिजल्ट में कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, यानी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहां से, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे तो उससे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एटम्स के नहीं, कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 6 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी RUBP या राइबोलोज बिसफॉस्फेट आर नीडेड टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स चाहिए जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, जाहिर बात है एक ही RUBP चाहिए, इसका एक ही मॉलिक्यूल चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। हमें पता है कि दैट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अरोबिस्को एंजाइम। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था
कि हम लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं कि एक फोटो सिस्टम 1 है और दूसरा फोटो सिस्टम 2 है। हम पहले वाले को फोटो सिस्टम 2 कहते हैं और दूसरे वाले को फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। याद रहे बुनियादी तौर पर ये जो नाम दिया है इट इज बेस्ड ऑन इट्स टाइम ऑफ डिस्कवरी। फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी थोड़ी पहले हुई थी, 1950 में हुई थी, और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी थोड़ी सी लेट हुई थी, चंद सालों बाद हुई थी। तो इसलिए उसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया गया था और इसको फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया गया था। यहाँ पर अगर हम सिंपली बना दें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ इस जगह पर, ये लाइट रिएक्शन का ये हमारे पास यहाँ पर एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पर एक फोटो सिस्टम 1 है 2 है और यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 है। इसके अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कैरियर्स, ये इस तरह Z यानी zigzag मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इस सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं और इस सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। इस यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसके, और इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सारे, इसको फोटो सिस्टम 2, इसको फोटो सिस्टम 1। ये पहले डिस्कवर हुआ था और ये बाद में डिस्कवर हुआ था। लेकिन एक और बात भी है, अगर ये दोनों एक साथ डिस्कवर्ड हो जाते, अगर यार इस बात को याद रखें, अगर दोनों एक साथ डिस्कवर्ड हो जाते तो हमें फिर भी चाहिए कि इसको फोटो सिस्टम 1 कह देते, इसको फोटो सिस्टम 1 कह देते। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये वाला पुराना ओल्डर सिस्टम है जबकि ये वाला यंगर सिस्टम है। क्योंकि कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, यानी कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ यही फोटो सिस्टम है, जबकि उसमें फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं, उसमें फोटो सिस्टम 2 होता ही नहीं है। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फोटो ऑटोट्रॉफ्स में पहले ये इवॉल्व हुआ है, ये आया है। बाद में जो साइनोबैक्टीरिया है या एल्गी है या हायर प्लांट्स हैं, उनमें फिर ये दोनों सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 फर्क है दोनों का, ये पॉइंट याद रखें, दोनों में फर्क है। यानी फोटो सिस्टम 1 ऑफ हायर प्लांट्स और फोटो सिस्टम 1 ऑफ या फोटो सिस्टम ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनके फोटो सिस्टम में फर्क है। लेकिन ये फोटो सिस्टम 1 जो है इट इज मोर सिमिलर विद द बैक्टीरियल फोटो सिस्टम, विद द फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियल फोटो सिस्टम के साथ ये ज्यादा सिमिलरिटी है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसलिए अगर दोनों फोटो सिस्टम एक साथ डिस्कवरी अगर उसकी हो गई होती तो हम फिर भी इसी को फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, इसी को फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बैक्टीरिया की फोटो सिस्टम के ज्यादा करीब है, ज्यादा सिमिलरिटी है देन दिस वन, ये ज्यादा एडवांस्ड है।